हेलो दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का हमारे इस डिजिटल प्लेटफॉर्म पे। और जैसा कि आप सभी को दिख रहा होगा, आज का जो हमारा टॉपिक है राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय करंट अफेयर्स माह मार्च का हम लोग पढ़ेंगे। इससे पहले हम लोग जनवरी और फरवरी का करंट अफेयर्स पढ़ चुके हैं। राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय करंट अफेयर की श्रृंखला में तीसरा वीडियो होगा और आप देख रहे हैं राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय करंट अफेयर्स माह मार्च। और मैं हूँ विवेक, आप सभी का स्वागत करता हूँ अब आपके इस डिजिटल प्लेटफॉर्म पे। तो चलिए शुरुआत करते हैं राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय करंट अफेयर की श्रृंखला में माह मार्च के महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स, ठीक है, जो आपके आगामी सभी एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट होंगे। तो आप देख रहे हैं राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय करंट अफेयर्स और इसी सीरीज में पहला टॉपिक वाइज जो होगा करंट अफेयर्स होगा। और हमारा पहला टॉपिक है केंद्र और राज्य के फैसले से। पहला क्वेश्चन है, दिल्ली हाई कोर्ट के किस जज के घर पर लगी एक छोटी सी आग से करोड़ों रुपयों के कैश का पता चला, जिसे सुप्रीम कोर्ट से संसद तक सनसनी फैला दी। हाल ही में ये मार्च के महीने की ये घटना है और एक सुप्रीम कोर्ट के जज के यहाँ से एक कर्मचारी जो वहाँ पे काम करते थे, उन्होंने ये चीज पता चला था उनको, तभी पता चला। और उस जज का नाम है यशवंत वर्मा। इसी वजह से हलचल मच चुकी थी उस समय। करोड़ों रुपए कैश के रुपए के नोट के जलने के मिले थे कचरे खाने में, ठीक है। तो उस जज का नाम रखिएगा, यार नाम क्या है, यशवंत वर्मा। सेकंड क्वेश्चन है, एनजीओ एसोसिएशन ऑफ डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स एडीआर की रिपोर्ट के अनुसार देश के सबसे अमीर मुख्यमंत्री कौन है। सबसे पहले याद रखना कि देश के सबसे अमीर मुख्यमंत्री की रिपोर्ट किस जारी की, तो एडीआर एनजीओ एसोसिएशन ऑफ डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स ने जारी की है। और ये देश सबसे अमीर मुख्यमंत्री है चंद्रबाबू नायडू। अब आप सभी कमेंट में बताएंगे कि चंद्रबाबू नायडू किस राज्य के मुख्यमंत्री है, ठीक है, ये जानना जरूरी है। चंद्रबाबू नायडू किस राज्य के मुख्यमंत्री है, ठीक, ये आप पता होना चाहिए, इसको आप कमेंट बताएंगे। नेक्स्ट है नियुक्ति से। पहला क्वेश्चन, भारत के नए वित्त सचिव का नाम बताइए। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। तो पैसा किस पास होता है जी, हमेशा सेठ लोग के पास। तो अजय सेठ जो है भारत के नए वित्त सचिव हैं, ठीक है, फाइनेंस सेक्रेटरी, याद रहेगा, अजय सेठ, याद रखिएगा, सेठ लोग बस जाता है पैसा। देश की पहली महिला विधि सचिव का नाम बताइए, लीगल सेक्रेटरी, ठीक है, इनका नाम है अंजू राठी राणा, ठीक है, अंजू राठी राणा, ये देश की पहली महिला विधि सचिव है, ठीक है। नेक्स्ट आगे, केंद्र सरकार ने सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, सेबी का फुल फॉर्म है, ठीक है, 1998 में इसकी स्थापना हुई थी, 92 में संवैधानिक दर्जा मिला था सेबी को। तो सेबी का नया चेयरमैन किसे नियुक्त किया गया है, तो सेबी का नया चेयरमैन जो है अब हैं आपके तुहिन कांत पांडे जी, ठीक है, याद रखिएगा, तुहिन कांत पांडे सेबी के न्यू चेयरमैन है, ठीक है। इससे पहले कौन थे, अजय त्यागी जी थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके आर्थिक से, और आर्थिक में पहला क्वेश्चन है, मार्च 2025 में रोशनी नडार मल्होत्रा, रोशनी नडार मल्होत्रा जानी मानी शख्स है, अमीर महिला, जो कि देश की, भारत की सबसे अमीर महिला बनी, वह किस कंपनी की चेयरपर्सन है। पहले बात तो याद रखना, देश की सबसे अमीर महिला अभी वर्तमान में कौन है, रोशनी नडार मल्होत्रा, ठीक है। और ये किस कंपनी की चेयरपर्सन है, तो वो है HCL टेक्नोलॉजी की है, ठीक है, HCL टेक्नोलॉजी की है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वित्त वर्ष 24-25 की तीसरी तिमाही, यानी कि तीसरा मतलब थर्ड क्वार्टर, अक्टूबर से दिसंबर में भारत की जीडीपी ग्रोथ रेट कितनी रही, ठीक है, जीडीपी ग्रोथ थी 6.2। अगर हम देखें तो 24-25 की तीसरी तिमाही में 6.2 ग्रोथ बढ़कर 6.2 पर आ गई है, ठीक है। दूसरी तिमाही में 5.4 थी और पहली में 6.7 थी, यानी कि अगर देखें तो सेकेंड से थर्ड में ग्रोथ हुआ है, पहले में 6.7 था, ठीक है। यही अगर देखें पिछले साल थर्ड क्वार्टर में 2024 में ये ग्रोथ रेट 8.4 था। अगर पिछले क्वार्टर मुकाबले देखें इस बार कमी आई है, इस बार क्या है 6.2 है, जबकि पिछले क्वार्टर में 8.4 था। लेकिन इस साल के मुकाबले में अप्रैल मई जून सितंबर और अक्टूबर दिसंबर, इस मामले में ये क्या हुआ है, बढ़ोतरी हुई है, ठीक है। तो ये 24-25 का डाटा है ये, तो ऐसे क्वेश्चन पूछ देता है थर्ड क्वार्टर में कितना ग्रोथ रेट रहा, ठीक है। तो जीडीपी ग्रोथ रेट के आंकड़े जारी किसने किए, तो एनएसओ ने जारी किए हैं, राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय यही जारी करता है, ठीक। सैन्य अभ्यास से नेक्स्ट क्वेश्चन है, सैन्य अभ्यास प्रचंड प्रहार किस राज्य में मार्च 2025 में आयोजित हुआ, जिसमें तीनों सेनाओं ने हिस्सा लिया। तो पहली बात तो याद रखना कि प्रचंड प्रहार कहाँ पे हुआ है, तो अरुणाचल प्रदेश में हुआ है और भारत में हुआ है, ठीक है। तो प्रचंड प्रहार में तीनों
तीनों सीमाएं, सॉरी तीनों सेनाओं ने भाग लिया, यानी कि जल थल वायु सीमा, और ये हुआ है अरुणाचल प्रदेश में। ठीक है। भारत और किस देश के बीच मार्च 2025 में नौसेना अभ्यास वरुण आयोजित किया गया? तो पहले रखना वरुण किस साथ होता है? फ्रांस साथ। तो भारत और फ्रांस के बीच में कौन सा नौसेना अभ्यास होता है? वरुण, याद रखना वरुण। ठीक है, इंपॉर्टेंट है। डिफेंस से अगला क्वेश्चन है, भारत ने T-72 टैंकों के 1000 HP इंजन खरीद के लिए किस देश के साथ $248 मिलियन के समझौते का हस्ताक्षर किया? तो T-20 टैंक है ना, जो कि 1000 HP का इंजन है इसमें लगा हुआ है, इसके $248 मिलियन के साथ समझौता किया है, और ऐसा किया है रूस के साथ। तो हमको याद रखना है कि T-72 टैंक किस देश से लिया है? तो रूस से, इतना याद रखो कम से कम। T-72 टैंक कहां से लिया गया है? रूस से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय वायुसेना के फाइटर जेट जैगुआर स्क्वाड्रन में स्थायी रूप से नियुक्त होने वाली पहली महिला पायलट कौन बनी? ये इंपॉर्टेंट है, तनुष्का सिंह। ठीक है, ध्यान रखना कि भारतीय वायुसेना के फाइटर जेट जैगुआर स्क्वाड्रन में स्थायी रूप से तैनात होने वाली पहली महिला फाइटर पायलट कौन बनी है? तनुष्का सिंह। ठीक है, जगुआर फाइटर जेट क्या होता है, इसके बारे में सारा चीज यहाँ पे दिया हुआ है, और इसका डिटेल आप पढ़ सकते हो। इसके लिए आपको करना क्या है कि आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम का लिंक दिया हुआ है, वहां पे आप जुड़ेंगे, इस क्लास का जो पीडीएफ होगा टेलीग्राम में आपको प्रोवाइड किया जाएगा। ठीक है, तो टेलीग्राम के माध्यम से आप इसको प्राप्त कर सकते हो, इसमें दिया हुआ डिटेल पढ़ सकते हो। यहाँ पे आप टाइम लग जाएगा, समय की महत्ता को देखते हुए मैं आगे बढ़ता हूँ। हाँ, इसके जानना जरूरी है कि फौज में पहली महिला पायलट से क्वेश्चन पूछ सकते हैं। तो इंडियन एयरफोर्स की पहली महिला पायलट कौन थी? अवनी चतुर्वेदी। इंपॉर्टेंट है, ये क्वेश्चन पूछा भी गया है, इंडियन एयरफोर्स की पहली महिला पायलट। दूसरा है, राफेल विमान की पहले महिला पायलट, उसका नाम है शिवांगी सिंह। इंडियन आर्मी की पहली महिला फाइटर पायलट है अभिलाषा बराक। इंडियन नेवी की पहली महिला फाइटर पायलट है अनामिका बी राजीव। ठीक है, और वायुसेना के जगुआर स्क्वाड्रन में स्थायी रूप से नियुक्त होने वाली पहली महिला पायलट है तनुष्का सिंह। तो ये पहली महिला की जगह दे दिया गया है, एक जगह आप पढ़ सकते हो, यहाँ से क्वेश्चन पूछे गए हैं। खेल से अगला क्वेश्चन है, खेल से है, अंतरराष्ट्रीय ओलंपिक समिति आईओसी को पहली महिला और पहली अफ्रीकी अध्यक्ष किसे बनाया गया? तो ये बनाया गया है क्रिस्टी क्रोवेंट्री। ठीक है, क्रिस्टी क्रोवेंट्री को बनाया गया है। ठीक है, ये आईओसी ने 10वां अध्यक्ष चुना है, इस बारे में आप पढ़ सकते हो। ठीक है, डिटेल आपको मिल जाएगा हमारे टेलीग्राम में। हॉकी इंडिया के 7वें सालाना पुरस्कार 2024 समारोह में सर्वश्रेष्ठ पुरुष खिलाड़ी का बलवीर सिंह सीनियर पुरस्कार, याद रखिए, बलवीर सिंह सीनियर पुरस्कार किस कर दिया जाता है? ये इंपॉर्टेंट है, और ये दिया जाता है हॉकी के क्षेत्र में। आप इंटरव्यू दिलाओगे तो वहां पे ऐसे क्वेश्चन पूछ सकता है, अगर आपका खेल हॉकी हो तो, हॉबी। ठीक है, तो हरमनप्रीत सिंह को दिया गया है हॉकी इंडिया के लिए 7वें सालाना 2024 के लिए बलबीर सिंह, ठीक है, सीनियर पुरस्कार। इसी में अगर महिला पूछे तो बलबीर सिंह सीनियर पुरस्कार महिला मिला है आपके सविता पुनिया को, याद रखिएगा, सविता पुनिया को मिला है सर्वश्रेष्ठ महिला खिलाड़ी के लिए। ठीक है, पुरुष में मिला है आपके हरमनप्रीत को, और महिला मिला है सविता पुनिया को, याद रहेगा। वुमेन्स प्रीमियर लीग का खिताब के विजेता सभी जानते हैं, WPL लीग जीता है आपका मुंबई इंडियंस, जबकि पुरुष वाला कौन जीता था? मैं पिछले वीडियो में बताया था, पुरुष जीता था आपका अपना विराट कोहली का टीम आरसीबी पहली बार। ठीक है, महिला में कौन जीता है? मुंबई इंडियंस। ठीक, प्रसिद्ध खिलाड़ी शरद कमल ने किस खेल से संन्यास घोषणा की है? तो शरद कमल अंचत, ये आपके टेबल टेनिस खिलाड़ी थे, इनको राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड भी प्राप्त हो चुका है। तो रखिएगा, शरद कमल किस खेल संबंधित हैं? तो टेबल टेनिस से, और इन्होंने संन्यास लिया। तो क्वेश्चन पूछ जा सकते हैं टेबल टेनिस। राष्ट्रमंडल खेल महासंघ ने अपना नाम बदलकर क्या कर दिया गया है? तो राष्ट्रमंडल खेल ने अपना नाम बदलकर राष्ट्रमंडल खेल कर दिया गया है। ठीक है, तो राष्ट्रमंडल खेल महासंघ CGF ने अपना नाम चेंज कर दिया है, अब नाम क्या कर दिया है? राष्ट्रमंडल दिवस के अवसर पर नाम चेंज कर दिया है राष्ट्रमंडल खेल। ठीक है, अगला देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, फिडे शतरंज विश्व कप जो 2025 का आयोजन हुआ था, ये भारत के किस शहर में था? मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि ये भारत में आयोजन हुआ है ना। तो भारत में आयोजन कहाँ हुआ था? नई दिल्ली में, नई दिल्ली में आयोजन हुआ था। 31 अक्टूबर से 27 नवंबर तक चलने वाला आयोजन भारत मंडपम या यशो भूमि में आयोजित होने की संभावना है। तो ये पहली बार भारत में आयोजित होगा फिडे विश्व शतरंज विश्व कप, और कब होगा? अभी अभी होगा, 31 अक्टूबर से 27 नवंबर। तो ये हमारे लिए इंपोर्टेंट हो जाता है अभी हाल ही के एग्जाम के लिए। ठीक है, याद रखिएगा, 31 अक्टूबर से 27 नवंबर तक चलेगा फिडे शतरंज विश्व कप भारत में। ठीक, ये इंपोर्टेंट है, हो सकता है। ठीक है, इससे पहले 2022 में हुआ था चेन्नई में, और 2002 में हैदराबाद में हुआ था।
तो ये 3 बार आयोजन हुआ है भारत में, आपका चेन्नई में 2022 में, 2 में हैदराबाद में, और इस बार होने वाला है न्यू दिल्ली में। ठीक है, विश्वनाथन आनंद फिडे विश्व कप जीतने वाले एकमात्र भारतीय खिलाड़ी हैं। जो शतरंज जिनका हॉबी होगा मेंस इंटरव्यू में, उनके लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है कि विश्वनाथन आनंद फिडे शतरंज विश्व कप जीतने वाले एकमात्र भारतीय खिलाड़ी हैं। इन्होंने 2000 और 2002 में लगातार 2 बार खिताब जीता था। इसके अलावा 2023 में आर प्रज्ञानंदन ने जीता था रजत पदक, और फाइनल में मैग्नसन कार्लसन से हार गए थे। ठीक है, फिडे वर्ल्ड कप और फिडे वर्ल्ड चैंपियनशिप अलग अलग 2 आयोजन हैं। 2024 की जो चैंपियनशिप हुई थी उसमें डी गुकेश ने सबसे कम उम्र में 18 वर्ष की स्पर्धा में इसी को हराया था। किसको? मैग्नसन कार्लसन को। याद रखिएगा कि अलग अलग दोनों है, फिडे वर्ल्ड कप और फिडे वर्ल्ड चैंपियनशिप। तो वर्ल्ड चैंपियनशिप में क्या था? डी गुकेश ने। ठीक है, ये चीज याद रखिएगा। भारत ने किसे हराकर आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी 2025 का खिताब जीता? तो सभी जानते हैं न्यूजीलैंड को हराया हमने। ठीक है, 9 मार्च को रोहित शर्मा ने कप्तानी में आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी को हम लोग जीता था। जीता है तो न्यूजीलैंड से। ठीक है, याद रखिएगा न्यूजीलैंड से। ये इंपॉर्टेंट है, जिसका क्रिकेट हॉबी होगा उनके लिए इंपॉर्टेंट है करंट अफेयर्स, है ना। हालांकि प्रीलिम्स में ऐसा क्वेश्चन डायरेक्ट पूछते हैं, जाकि हॉबी में इस तरीके से पूछ सकते हैं। ठीक है, आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी 2025 के फाइनल में प्लेयर ऑफ द मैच कौन किसे मिला? तो प्लेयर ऑफ द मैच किसे मिला? रोहित शर्मा जी को। ठीक है, फाइनल मैच में रोहित शर्मा ने अहम भूमिका निभाया करके 76 रन की पारी खेली थी, और इन्हें टूर्नामेंट का और प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट मिला है रचिन रविंद्र को। ठीक है, कहाँ हुआ था? तो दुबई में हुआ था। 19 फरवरी से 9 मार्च के बीच में ये चला था, भारत न्यूजीलैंड के बीच। ये 9वां संस्करण है। न्यूजीलैंड कप्तान थे मिशेल सैंटनर और भारत के थे रोहित शर्मा। आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी क्या है? जिसे पहले आईसीसी नॉकआउट ट्रॉफी कहा जाता था। एक इंटरनेशनल क्रिकेट टूर्नामेंट है। ठीक है, हर 2 साल या 4 साल में होता है। चैंपियंस ट्रॉफी 1998 में साउथ अफ्रीका ने जीता था। ये सारा चीज दिया हुआ है यहाँ पे, कब को जीता भारत और किसने हराया है, सारा डिटेल आप पढ़ लेंगे पीडीएफ के माध्यम से। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आईसीसी चैंपियन ट्रॉफी के इतिहास में संयुक्त विजेता कौन सी टीम रही है? तो भारत और श्रीलंका। ये इंपॉर्टेंट है, यहाँ पे हाईलाइटेड में देख लीजिए कंटेंट। संयुक्त विजेता है भारत और श्रीलंका, 2002 में था। ठीक है, विदर्भ ने किसे हराकर रणजी ट्रॉफी 24-25 का खिताब जीता है? ठीक है, तो विदर्भ ने हराया है आपका केरल को। ये इंपॉर्टेंट है, एक घरेलू क्रिकेट प्रतियोगिता है, यहाँ से मेंस में क्वेश्चन भी आ चुका है। ठीक है, तो विदर्भ में 24-25 खिताब, ये अपना प्रति वर्ष होता है ये रणजी ट्रॉफी, जबकि ये चैंपियंस ट्रॉफी 4 साल में होता है। ठीक है, रणजी ट्रॉफी 24-25 खिताब विदर्भ ने जीता है, और हमेशा पहले विदर्भ या मुंबई दोनों में इसको जीतते हैं। तो विदर्भ जीता है इस बार, इसको हराया है केरल को हराया है। तो पिछला रणजी ट्रॉफी जीता था मुंबई ने, इस बार जीता है विदर्भ ने। ठीक है, और हराया है क्रिकेट आपका केरल को। ये विदर्भ जो है महाराष्ट्र का एक क्षेत्र है, विदर्भ जहाँ पे पानी कमी होती है, वहाँ पे आपका जो वृष्टि क्षेत्र है उसको बोलते हैं विदर्भ। ठीक है, ये याद रखिएगा। रणजी ट्रॉफी क्या है? ये 2 नंबर में मेंस में क्वेश्चन आया था। रणजी ट्रॉफी भारत में खेले जाने वाली एक प्रमुख घरेलू प्रथम श्रेणी क्रिकेट प्रतियोगिता है। रणजी ट्रॉफी मैच के 4 और 5 दिन तक खेला जाता है इसको। इसे भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड बीसीसीआई प्रति वर्ष आयोजित करता है। ठीक है, रणजी ट्रॉफी की शुरुआत हुई थी 34-35 में, 1934-1935 में। अभी सीजन जो लास्ट अभी जो हुआ 24-25 में विजेता कौन रहा? आपका विदर्भ। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका खेलो इंडिया पैरा गेम्स। खेलो इंडिया पैरा गेम्स में किस राज्य ने कुल 104 मेडल के साथ पदक तालिका में पहला स्थान प्राप्त किया? तो ये था हरियाणा। तो खेलो इंडिया में हरियाणा हमेशा फर्स्ट आता है। तो हरियाणा इस बार भी आया है, 34 गोल्ड, 39 रजत यानी कि सिल्वर, 31 ब्रॉन्ज के साथ कुल 104 पदक। सेकंड नंबर तमिलनाडु, थर्ड में उत्तर प्रदेश। अपने को कम से कम हरियाणा याद रखना है और यूपी याद रखना है और तमिलनाडु, 3 कम से कम रखना था, हरियाणा, तमिलनाडु, यूपी। लेकिन हरियाणा को भूलना नहीं, हरियाणा टॉप पे रहा है 104 गोल्ड के साथ। ठीक है, खेलो इंडिया पैरा गेम्स का दूसरा संस्करण दिल्ली में आयोजित हुआ है, और 3 प्रमुख स्थलों पर हुआ। ये जवाहरलाल नेहरू इंडोर स्टेडियम, इंदिरा गांधी इंडोर स्टेडियम और कर्णी सिंह शूटिंग रेंज में आयोजित हुआ। तो देखिएगा न्यू दिल्ली में हुआ था ये। नेक्स्ट इवेंट से मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने महाराष्ट्र में किस महान योद्धा के पहले भव्य मंदिर का उद्घाटन मार्च 2025 में किया? तो ये ऐसा किया है, छत्रपति शिवाजी का मंदिर बनाया गया है। ठीक है, मराठा समाज के संस्थापक थे शिवाजी महाराज, इनकी 395वीं जयंती मनाई गई थी। इसी अवसर पर उन्होंने आपका
मंदिर का उद्घाटन किया। दुनिया भर के कई जासूसी संगठनों के प्रमुख का सम्मेलन भारत के किस जगह पर मार्च 25 में हुआ? और ऐसा संगठन जासूसों का संगठन हुआ है दिल्ली में। मोस्टली अब भारत मंडपम ही इसलिए बनाया गया है, संगठन बोल रहा हूँ, मतलब गोष्ठी संगोष्ठी यानी कि सम्मेलनों के लिए। सम्मेलन का नाम था कॉन्फ्रेंस ऑफ ग्लोबल इंटेलिजेंस एंड सिक्योरिटी चिप्स। ठीक है, 16 मार्च को था, यह चौथा संस्करण था। और रो और NSCS यानी कि राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद सबके सचिवालय के बीच में हुआ था ये। ठीक है, रायसीना डायलॉग क्या है, जिसे 10वें संस्करण का उद्घाटन नरेंद्र मोदी जी ने मार्च 25 में किया? तो रायसीना डायलॉग है भू राजनीति और भू अर्थशास्त्र यानी कि जियो पॉलिटिक्स और जियो इकोनॉमिक्स पर वार्षिक सम्मेलन। ठीक है, जियो पॉलिटिक्स और जियो इकोनॉमिक्स पर एक वार्षिक सम्मेलन होता है जिसे बोलते हैं रायसीना डायलॉग। तो ये आपसे क्वेश्चन पूछ सकते हैं रायसीना डायलॉग क्या है? तो जियो पॉलिटिक्स और जियो इकोनॉमिक्स पर जो ईयरली जो होता है कन्वेंशन सम्मेलन, उस पर उसी को बोला जाता है रायसीना डायलॉग। ठीक है, इसका उद्देश्य क्या है? दुनिया के सामने आने वाले सबसे बड़े चुनौती मुद्दे को समाधान करता है। पुस्तक लेखक से अगला क्वेश्चन है, किस नोबेल शांति पुरस्कार विजेता को आत्मकथा दिया सलाई को पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने लॉन्च किया? तो याद रखिएगा, इसके से हैं कैलाश सत्यार्थी। कैलाश सत्यार्थी इनको नोबेल प्राइज मिल चुका है और इनकी आत्मकथा का नाम है दिया सलाई। तो पूछ सकता है दिया सलाई किसकी आत्मकथा है? तो नाम है आपके कैलाश सत्यार्थी का। ठीक है, और राष्ट्रपति ने इनको लॉन्च किया है इसके उनके बुक को, तो ये इंपॉर्टेंट हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अवार्ड से गणित के क्षेत्र में अग्रणी वैज्ञानिक उपलब्धियों के लिए एबेल पुरस्कार। तो याद रखिएगा, एबेल पुरस्कार लिया जाता है गणित के लिए। नोबेल बाकी चीजों के लिए होता है, नोबेल में गणित शामिल नहीं होता, उसके लिए होता है एबेल पुरस्कार। तो एबेल पुरस्कार मिला एक जापानी को, उसका नाम है मासाकी काशीवारा। मासाकी काशीवारा। ठीक है, याद रहेगा। संगीत कलानिधि पुरस्कार, संगीत कलानिधि पुरस्कार के विजेता का नाम क्या है? रुद्रपटना कृष्णमूर्ति श्रीराम पुकार। ठीक है, संगीत कलानिधि पुरस्कार विजेता है रुद्रपटना कृष्णमूर्ति श्री राम कुमार। ठीक है, याद रहेगा। ठीक है, श्री राम कुमार भी याद करेंगे तो भी चलेगा। ठीक है, कभी कभार सामने ना पूछ करके इधर पूछ देता है। स्टॉकहोम वाटर प्राइज 2025 के विजेता का नाम बताइए? तो स्टॉकहोम वाटर प्राइज पुरस्कार जीते हैं गुंटर ब्लोसचल। गुंटर ब्लोसचल ने जीता है। ठीक है, याद रहेगा, गुंटर ब्लोसचल। इंपोर्टेंट, मोस्ट इंपोर्टेंट जो भी बोल लो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 59 क्रम के ज्ञानपीठ पुरस्कार के लिए किसे चुना गया है? ठीक है, तो पहली बात तो याद रखना कि इसमें सबसे इंपॉर्टेंट क्या होता है कि क्रम, कौन से क्रम का है, यही पूछ दिया जाता है। ठीक है, कौन से क्रम का है? तो 59 क्रम का है। 59वें ज्ञानपीठ पुरस्कार के लिए चुना गया है? तो चुना गया है विनोद कुमार शुक्ल जी को। ठीक है, अब विनोद कुमार शुक्ल जी को क्यों चुना गया है? छत्तीसगढ़ के हिंदी कवि कथाकार विनोद कुमार शुक्ल को 22 मार्च को ये पुरस्कार की घोषणा हुई। छत्तीसगढ़ से किसी भी साहित्यकार को पाने वाले पहले पुरस्कार है जिनको ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला है। वह हिंदी के 12वें साहित्यकार है जिन्हें यह पुरस्कार दिए जाने की घोषणा की गई है। ठीक है, ज्ञानपीठ पुरस्कार की स्थापना, इनकी कहानी संग्रह के बारे में आप देख लीजिए, 1978 में लगभग जय हिंद इनकी पहली कहानी थी। ठीक है, कविता संग्रह थी और बहुत सारी इनकी कहानियां हैं, आप इसको पढ़ लेंगे। ठीक है, ज्ञानपीठ पुरस्कार बारे में जान लेते हैं। ज्ञानपीठ पुरस्कार इनको दीवार में खिड़की के लिए 1919 में मिल चुका है। 1999 में यह पुरस्कार उनको मिल चुका है। ज्ञानपीठ पुरस्कार के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। ज्ञानपीठ पुरस्कार होता क्या है? ज्ञानपीठ पुरस्कार यह भारतीय साहित्य के लिए, ठीक है, दिया जाने वाला सर्वोच्च भारतीय साहित्यिक पुरस्कार है। याद रखिएगा, ज्ञानपीठ पुरस्कार साहित्य क्षेत्र में दिया जाने वाला सर्वश्रेष्ठ साहित्यिक पुरस्कार है। 1965 से यह भारतीय साहित्य के लिए उत्कृष्ट योगदान जो देते हैं साहित्य में, उन्हें प्रति वर्ष दिए जाने की घोषणा की जा रही है और ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया जाता है। और ऐसा 59 बार हो चुका है और 59वें क्रम किसको मिला है? विनोद कुमार शुक्ल जी को मिला है। ठीक है, और छत्तीसगढ़ के पहले साहित्यकार हैं जिनको यह पुरस्कार मिला, तो ये इंपॉर्टेंट हो जाता है। ठीक है, इसकी स्थापना कब हुई थी? तो 1944 में हुई थी। ज्ञानपीठ पुरस्कार की स्थापना कब हुई थी? 1944 में, हमारे देश आजाद होने से 3 साल पहले। याद रखना, ज्ञानपीठ पुरस्कार की स्थापना कब हुई थी? 1944 में। भारत का कोई भी नागरिक जो 8वीं सूची की 22 भाषा, जो 8वीं सूची में 22 भाषा है, उनमें से किसी एक में अगर लिखता है तो इसके लिए यह पुरस्कार पाने के लिए पात्र होता है। तो 22 भाषाओं के लिए मिलता है। ठीक है, और इस बार जो मिला है हिंदी के लिए मिला है, और हिंदी में याद रखना 12वें क्रम के कवि हैं, 12वें क्रम के हैं। ठीक है, जिनको यह पुरस्कार मिला है। ठीक है, इस पुरस्कार में क्या देता है? एक प्रशस्ति पत्र मिलता है और एक शॉल मिलता है और 11 लाख रुपए। याद रखिए, 11 लाख रुपए मिलता है। ठीक है,
तो ये सारी चीजें इंपॉर्टेंट हो जाती है। 1944 से स्थापना हुआ था, ठीक है, और भारतीय साहित्य में उत्कृष्ट योगदान के लिए दिया जाता है। ठीक, 59वें क्रम का मिला है 22 भाषाओं में आपके विनोद कुमार शुक्ल जी को। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, ये 2024 का लास्ट देख लीजिए। 2024 में 58वां ज्ञानपीठ पुरस्कार 2 लोग को दिया गया था, गुलजार सिंह कालरा और जगत गुरु रामभद्राचार्य। ये इंपॉर्टेंट है, 58 क्रम का पूछ सकते हैं अगर पूछना चाहे तो गुलजार और जगत गुरु रामभद्राचार्य को मिला था पिछले बार। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस द्वीपीय देश ने पीएम मोदी को द ग्रैंड कमांडर ऑफ द ऑर्डर ऑफ द स्टार एंड की ऑफ द इंडियन ओशन अवार्ड दिया गया? तो पीएम मोदी को ये बहुत सारे अवार्ड मिले हैं और उसका एक सीरीज है जिसको आप देख लेंगे, और ये मिला है मॉरिशस की तरफ से। ठीक है, अवार्ड का नाम क्या है? द ग्रैंड कमांडर ऑफ द ऑर्डर ऑफ द स्टार एंड की ऑफ द इंडियन ओशन, और ये मॉरिशस मिला है। ठीक है, बारबाडोस सरकार ने किस भारतीय को ऑनरेरी ऑर्डर ऑफ फ्रीडम ऑफ बारबाडोस अवार्ड्स 2025 में दिया? और ये नरेंद्र मोदी। ऐसे पुरस्कार सिर्फ नरेंद्र मोदी जी को ही मिलते हैं। ठीक है, तो ज्यादा आपको इसमें जानने की जरूरत नहीं है। अगर ऐसा कोई नाम आता है तो आप सीधे नरेंद्र मोदी मार सकते हो। कुछ अपवाद है जहाँ पे कुछ दूसरे लोग को मिला है। इंटरनेशनल इंडियन फिल्म एकेडमी IIFA अवार्ड समारोह में किस मूवी ने बेस्ट मूवी सहित सबसे ज्यादा 10 अवार्ड जीते हैं अब तक? और ऐसा करने वाला है लापता लेडीज। बहुत अच्छी मूवी है, आप चाहो तो देखना, इसमें कोई वल्गर चीजें नहीं है। पहली ऐसी मूवी जिसमें मेरे को अच्छा लगा है ना, तो आप इसको देखिएगा। सबसे ज्यादा आईफा अवार्ड में 10 अवार्ड इन्होंने अकेला जीता है, लापता लेडीज ने। इंपॉर्टेंट हो जाता है। ठीक है, ऑस्कर में नॉमिनेट किया गया था इसको। इंटरनेशनल इंडियन फिल्म एकेडमी आईफा अवार्ड्स में बेस्ट परफॉर्मिंग इन द लीडिंग रोल मेल का ट्रॉफी किसको मिला है? तो ये मिला है कार्तिक आर्यन को, भूल भुलैया 3 के लिए। ठीक है, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंडियन रेलवे कैटरिंग एंड टूरिज्म कॉर्पोरेशन IRCTC को किस रत्न का दर्जा दिया गया? तो याद रखना, ये इंपॉर्टेंट हो जाता है। IRCTC जो इंडियन रेलवे कैटरिंग कॉर्पोरेशन है, आप लोग ऐप भी यूज करते होंगे इसका, इसको मिला है नवरत्न कंपनी का दर्जा। तो याद रखना, IRCTC अब नवरत्न कंपनी का दर्जा मिल चुका है। नवरत्न कंपनी बनने के लिए उसको पहले मिनी रत्न बनना जरूरी है। मिनी रत्न भी 2 बार होते हैं, मिनी रत्न 1 एंड मिनी रत्न 2। तो जो मिनी रत्न 2 बनने के लिए पहले मिनी रत्न 1 होना चाहिए, और नवरत्न बनने के लिए पहले मिनी रत्न 2 होना चाहिए। इसके बाद क्या होता है? महारत्न बनता है। तो अभी याद रखिए, IRCTC जो है अभी नवरत्न कंपनी बन चुकी है। केंद्र सरकार ने इंडियन रेलवे फाइनेंस कॉर्पोरेशन IRFC को किस रत्न का दिया गया? तो IRCTC आ गया, अब IRFC। ठीक है, फाइनेंस कॉर्पोरेशन को कौन से क्रम का दर्जा मिला है? इसको मिला है नवरत्न। दोनों को याद रखें, IRCTC और IRFC फाइनेंस कॉर्पोरेशन, दोनों को मिला है नवरत्न का दर्जा। सर्वश्रेष्ठ फिल्म का ऑस्कर अवार्ड किसने जीता? तो ये मिला है अनोरा। याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। सर्वश्रेष्ठ फिल्म ऑस्कर अवार्ड किसे मिला है? अनोरा को। ठीक है, ये ऑस्कर अवार्ड का 97वां संस्करण था। ठीक है, संस्करण याद रखिएगा, ये संस्करण से क्वेश्चन पूछ सकता है। ठीक, कई बार पूछा भी गया है, कौन से क्रम का संस्करण था? 97वां, यानी कि 97 सीरीज था ये। लॉस एंजलिस अमेरिका में है ना हुआ था। ऑस्कर अवार्ड दिया जाने की घोषणा होती है हर बार, और यहाँ से इस बार मिला है अनोरा को। ठीक है, ऑस्कर अवार्ड में किस फिल्म को सर्वाधिक 5 अवार्ड मिले? वही अनोरा है। अनोरा को सर्वाधिक 5 अवार्ड, उसके अनोरा नाम याद करना इंपॉर्टेंट है। 97 ऑस्कर अवार्ड, ये क्रम याद रखना। 97 2025 में किसे बेस्ट एक्टर अवार्ड मिला? तो बेस्ट एक्टर मिला है आपका एड्रियन ब्रॉडी। ठीक है, एड्रियन ब्रॉडी को बेस्ट एक्टर का अवार्ड मिला है। बेस्ट एक्ट्रेस कौन है? तो मिक्की मेडिसन। ठीक है, लड़की क्या है? मेडिसन है, और लड़का क्या है? ब्रॉड। ठीक है, एड्रियन ब्रॉडी। ठीक है, ब्रॉड जिसके पास ब्रॉड है वो लड़का है, और मेडिसिन जो खाती है बार बार वो कौन है? लड़की। तो मिक्की मेडिसन, मिक्की माउस देखे होगे इसी में। ठीक है, नेक्स्ट है, ऑस्कर अवार्ड 2025 में फिल्म आई एम नॉट अ रोबोट ने भारत में बनी किस फिल्म को पीछे छोड़कर बेस्ट लाइव एक्शन शॉर्ट फिल्म अवार्ड जीता? तो ये ऐसा जीता है आपके अनुजा, है ना। तो अनुजा को ये छोड़ करके जीता, आई एम नॉट अ रोबोट, है ना, इन्होंने जीता है। भारत की फिल्म बनी है और इन्होंने बेस्ट लाइव एक्शन शॉर्ट फिल्म का अवार्ड जीता है। उसका फिल्म का नाम क्या है? आई एम नॉट अ रोबोट। उसको भी छोड़ा अनुजा को। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंडेक्स सूचकांक से यूएन की वर्ल्ड हैप्पीनेस इंडेक्स के अनुसार खुशहाल देशों की सूची में भारत का स्थान कौन सा है? तो भारत का स्थान है 118वां स्थान है। ठीक है, यह रिपोर्ट किसने जारी किया? ये आप पढ़ सकते हो, यहाँ पे दिया हुआ है। पिछले साल इसकी रैंकिंग 126 थी, इस बार 118, मतलब हमारी इस रिपोर्ट में सुधरी है।
इसकी तुलना में देखिए पाकिस्तान के ज्यादा खुशहाल देश है। अगर पाकिस्तान का रैंकिंग 109 दिखाया गया है इसके हिसाब से, ठीक है। किन मानकों पर तय होती है रैंकिंग, तो ये इसमें बताया गया है कि खुशहाली मापने के लिए कुछ मानकों पर सवाल तैयार किए गए थे। उन सवालों संबंधित देश के प्रति व्यक्ति जीडीपी, इसमें सवाल में क्या था, प्रति व्यक्ति की जीडीपी कितनी है, जीवन प्रत्याशा कितनी है, सामाजिक सहयोग कैसा है, जीवन के विकल्प कैसे हैं, चुनने की स्वतंत्रता है कि नहीं है, उदारता कैसे कितना है उस देश में, भ्रष्टाचार की धारणा के आधार पर रैंकिंग की गई है। इस आधार पर, इन कुछ सवालों के आधार पर यह रैंकिंग तय की गई। ये कुल मिलाकर के एक देश, कई देशों की साजिश भी होती है भारत को नीचे दिखाने की। अगर इस सब के आधार पर देखोगे तो पाकिस्तान तो इससे नीचे होना चाहिए, ठीक है। वहां पे जीवन प्रत्याशा देख लो, वहां के प्रति जीडीपी देख लो, सामाजिक सहयोग देख लो, कितना सहयोग मिल रहा है, जीवन के विकल्प चुनने की स्वतंत्रता वहां है क्या, ठीक है, उदारता, भ्रष्टाचार की धारणा, सबसे ज्यादा वही है इन सब चीजों का, फिर भी रैंक उसका ऊपर है। तो कुछ ऐसे संस्था होते हैं जो इसको रिपोर्ट जारी करते हैं। तो ये देख सकते हो कि ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी के बेली बिंग रिसर्च सेंटर के गैलप साथ यूएन नेशंस सस्टेनेबल डेवलपमेंट सॉल्यूशन नेटवर्क और डब्ल्यूएचआर के संपादकीय बोर्ड के साथ साझेदारी में पारित की गई। तो कुछ ऐसे रिपोर्ट्स होते हैं जो सैंपल सर्वे साइज छोटा होता है, उस आधार पर ये जारी कर दिया जाता है। भारत की आबादी और पाकिस्तान की आबादी देखें तो जमीन आसमान का फर्क है, ठीक है। यूपी की आबादी और पाकिस्तान की आबादी बराबर है। अब हमारा क्या है कि पॉपुलेशन साइज छोटा है, 2-4-10 सर्वे किए, उसके बाद उसको रिपोर्ट जारी कर देते हैं। तो इसमें क्या होता है, गलत विश्लेषण आता है। इन पहलुओं को विश्लेषण करें तो रिपोर्ट में पूरे विश्व में खुशी की स्थिति का पूरा चित्र प्रस्तुत करती है। तो इन कुछ मानकों आधार पर हैप्पीनेस इंडेक्स को जारी किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्ल्ड हैप्पीनेस इंडेक्स 2025 के अनुसार दुनिया का सबसे खुशहाल देश कौन सा है। जो फाइन होगा, जो अच्छा होगा, उसका वो खुशहाल लैंड होगा। तो फिनलैंड खुशहाल है, ठीक है, फाइन है ये। तो खुशहाल देश कौन है, फिनलैंड, ठीक है। फिनलैंड ने दुनिया के सबसे खुशहाल देश सूची में लगातार 8वीं बार स्थान किया, हर बार वही रहता है, ठीक है। टॉप 10 खुशहाल देश हैं, ठीक है। फिनलैंड, आइसलैंड, नीदरलैंड, स्विट्जरलैंड लैंड है, ठीक है। तो याद रखिएगा फिनलैंड। भारत के साथ कितना है, 118वें क्रम पे है। भारत के किस एयरपोर्ट को एशिया प्रशांत क्षेत्र, एशिया पैसिफिक का सर्वश्रेष्ठ एयरपोर्ट चुना गया है। और ये एयरपोर्ट है इंदिरा गांधी नेशनल एयरपोर्ट, दिल्ली, सर्वश्रेष्ठ एयरपोर्ट चुना गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्यूएस क्वेरली साइमंड्स इसका नाम है, वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग जारी करती है ये क्यूएस यूनिवर्सिटी रैंकिंग। इसके पहले स्थान पर कौन सी यूनिवर्सिटी है, तो पहले स्थान पर यूनिवर्सिटी है मैसाचुसेट्स इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, एमआईटी, ठीक है। मैसाचुसेट्स इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी ये पहले नंबर पे है पूरे भारत में। नेक्स्ट है, क्यूएस वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग में भारत की किस संस्थान को सबसे बेहतर रैंकिंग मिली है। सबसे बेहतर रैंकिंग मिली है आईआईटी बॉम्बे को। आईआईटी बॉम्बे, आईआईटी मद्रास हर साल यही ऊपर नीचे रहते हैं, ठीक है। तो दुनिया के 1400 से ज्यादा संस्थानों को रखा गया है, इसमें 79 भारतीय संस्थान में जगह बनाई। और भारत में टॉप 10 की लिस्ट में हमारा सबसे अच्छी बात, कोई भी यूनिवर्सिटी नहीं है, ठीक है। सबसे अच्छी बात, टॉप 10 में हमारे कोई भी संस्थान नहीं है पूरे वर्ल्ड में, ठीक है। हम लोग टॉप 200 के बाद ही आते हैं। क्यूएस वर्ल्ड या 200 के अंदर या 200 के बाद, क्यूएस वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग में टॉप 200 की लिस्ट में भारत के कौन से इंस्टीट्यूट शामिल हैं। तो भारत के शामिल हैं आपके आईआईटी बॉम्बे और आईआईटी दिल्ली, ठीक है। 2 इंस्टीट्यूट शामिल है 200 में, सबसे अच्छी बात है। हम लोग 200 में आते हैं, ठीक है, टॉप 100 में नहीं आते। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ग्लोबल टेररिज्म इंडेक्स 2025 की रिपोर्ट में आतंकवाद के मामले में कौन सा देश टॉप पर है। तो आतंकवाद के मामले में सबसे देश है बुर्किना फासो। बुर्किना फासो सबसे ज्यादा आतंकवाद है, ठीक है। पाकिस्तान का नाम होना चाहिए था यहाँ पे, पाकिस्तान का नाम है कि नहीं, हाँ, सेकंड नंबर पे पाकिस्तान है। चलो, दिल खुश करा रहा है, ठीक है। तो रिपोर्ट ये कौन बनाई, इंस्टीट्यूट ऑफ इकोनॉमिक्स एंड पीस ने बनाया है। तो इंपॉर्टेंट हो जाता है कि ये रिपोर्ट किसने बनाया है। रिपोर्ट में कितने शामिल किया गया है, 163 देशों को शामिल किया गया है, ठीक है। आतंकवाद फैलाने वाला टॉप 10 देश में पहला है बुर्किना फासो, दूसरा पाकिस्तान, पूरे वर्ल्ड में सेकंड नंबर पे आकर आतंकवाद फैलाता है, ठीक है। रिपोर्ट के मुताबिक पाकिस्तान में आतंकवाद से होने वाली मौतों में 45%, लगभग 50% की फीसदी हुई है। आतंकवाद से अगर जितने मौत हैं, सबसे ज्यादा मौत में वृद्धि क्यों किया है, पाकिस्तान, इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ये हरामी पाकिस्तान है, इसकी वजह से पूरे देश बदनाम हो रहे हैं, पूरे विश्व में इनका चर्चा है आतंकवाद के नाम पर। विज्ञान एवं रिसर्च, भारतीय मूल की वैज्ञानिक का नाम बताएं जिन्हें अमेरिका टीम का नेतृत्व करते हुए ब्लैक होल वाली बौनी आकाशगंगा की खोज की है। और ऐसी खोज किसने की है, नाम है रागा दीपिका पूचा, ठीक है, याद रहेगा, रागा दीपिका पूचा, ब्लैक होल वाली बौनी आकाशगंगा की खोज की है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पर्यावरण से, किस पड़ोसी देश में मार्च 2025 में भूकंप आया जिसे थाईलैंड तक तबाही मच गई। और ऐसी आने वाले हैं देश का नाम है म्यांमार। इंपॉर्टेंट है आपके प्री मेंस इंटरव्यू के प्रोस्पेक्टस से,
ठीक है, 2 भूकंप आई थी हाल ही में, और उस देश का नाम है म्यांमार। ठीक है, म्यांमार में भूकंप आया था। अब भूकंप आया तो भारत ने कोई ना कोई अभियान चलाया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन अभियान से, म्यांमार में भूकंप से प्रभावित लोगों को मदद बचाव के लिए भारत ने कौन सा अभियान चलाया? तो भारत ने अभियान चलाया है, उसका नाम है ऑपरेशन ब्रह्मा। ठीक है, याद रखिएगा, ऑपरेशन ब्रह्मा म्यांमार के लिए चलाया था। ठीक है, अब कौन कौन से देशों के लिए अभियान चलाए हैं ये सारा दिया हुआ है। ऑपरेशन दोस्त चलाया गया था तुर्की के लिए। ठीक है, रेनबो चलाया गया था श्रीलंका के लिए, कैस्टर चलाया गया था मालदीव के लिए। ठीक है, ये मेरे से पूछा गया था इंटरव्यू में कि ऑपरेशन दोस्त मतलब तुर्की के लिए कौन सा अभियान चलाए थे। कुछ रेस्क्यू अभियान का नाम बताइए। ऑपरेशन इंद्रावती हाल ही में 24 में इंपोर्टेंट है, हैती में निकालने के लिए हिंसा से पीड़ित लोगों के लिए। अजय चलाया गया था हमास इजरायल युद्ध में। कावेरी चलाया गया था सूडान गृह युद्ध के समय। गंगा चलाया था यूक्रेन हमले के समय, और राहत चलाया गया था यमन में। ठीक है, तो ये राहत अभियान याद रखिएगा, हाल ही के अभियान है 23-24 के, तो पूछ सकता है। इंद्रावती याद रखना कम से कम, इंद्रावती हैती में से निकाला गया। छत्तीसगढ़ के कुछ लोग शामिल थे इसमें, इसलिए इसे निकाला गया था। नेक्स्ट है, भारतीय मूल के अमेरिकी एस्ट्रोनॉट का नाम बताएं जो 8 दिन के लिए इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन गई थी, लेकिन पृथ्वी पर लौटने में 9 महीने ज्यादा लग गए। तो ऐसे नाम है उनका, सुनीता विलियम्स, इनको जानते होंगे। ये एस्ट्रोनॉट हैं जो कि अमेरिकी बुच विलमोर के साथ गई थी 8 दिन के जॉइंट क्रू पायलट टेस्ट मिशन पे। 5 जून को गए थे, लेकिन खराबी आने की वजह से 9 महीने लेट से उतरी। तो ये कौन है? सुनीता विलियम्स। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, सर्वाधिक घंटों का, ये देखिए इसके बारे में डिटेल दिया हुआ है, आप पढ़ सकते हैं पीडीएफ में। सर्वाधिक घंटों का स्पेस वॉक व महिलाओं का रिकॉर्ड किस महिला ने बनाया? एस्ट्रोनॉट ने। तो ऐसे महिला कौन है, आप जानते हैं आप लोग, सुनीता विलियम्स है। अभी पिछले क्वेश्चन नहीं का पढ़े थे। ठीक है, कुल 6 बार स्पेस वॉक की थी, स्पेस पर चली थी वो 6 बार। अब 9 महीना क्या करेंगे यार, बैठे बैठे चल रही होगी स्पेस में, तो रिकॉर्ड बन गया। यह संख्या किसी महिला द्वारा दूसरा सबसे अधिक है, जबकि पहली बार 9 बार में कुल 62 घंटे और 6 मिनट तक स्पेस वॉक कर चुकी है। ये महिला अंतरिक्ष यात्री द्वारा सबसे अधिक समय तक स्पेस वॉक करने का रिकॉर्ड है। ठीक है, अब 9 महीना रही तो कुछ ना कुछ तो करेगी ना, स्पेस वॉक कर रही थी वहां पर जाके। अफ्रीकी पेंगुइन की संख्या में आ रही गिरावट के बाद किस देश ने इसे संरक्षित करने का अदालती आदेश जारी किया है? और ऐसा करने वाला देश है दक्षिण अफ्रीका। किस देश में स्थित ज्वालामुखी माउंट लोवोटाबी लॉकी लॉकी, ठीक है, विस्फोट के साथ फट गया और इसकी राख 8000 मीटर ऊंचाई तक पहुंच गई। और ऐसा देश है इंडोनेशिया। ठीक है, तो इंडोनेशिया में जो फटा था उसका नाम क्या है, ज्वालामुखी का नाम क्या है? माउंट लेवोटाबी लॉकी लॉकी। लौकी लौकी कहाँ खाना है जी? इंडोनेशिया में। इंडोनेशिया में जाकर खाओगे लौकी लौकी। ठीक है, अब जो लौकी लौकी फट गया था इंडोनेशिया में, याद रहेगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, वैज्ञानिकों के अनुसार दुनिया का सबसे बड़ा हिमखंड एक सुदूर अंटार्कटिक द्वीप के पास मार्च 2024 में फंस गया। इसका नाम क्या है? इसका नाम है A23A। H23 पढ़ते हैं कार्ड वाला, खेलते हैं, वही गेम है। ठीक है, गेम नहीं है, मैं याद करने के लिए बोल रहा हूँ। किस राज्य के माधव टाइगर रिजर्व को देश का 58वां टाइगर रिजर्व घोषित किया? इंपोर्टेंट है, पहले बात तो 58वां टाइगर रिजर्व का नाम क्या है? माधव टाइगर रिजर्व। अब किस राज्य का है ये? तो मध्य प्रदेश का है। ठीक है, मध्य प्रदेश के राष्ट्रीय उद्यान उत्तरी भाग में शिवपुरी जिले में स्थित है। 1958 में राष्ट्रीय उद्यान के रूप में इसको घोषित किया गया था। ये मध्य प्रदेश का 9वां टाइगर रिजर्व है। ठीक है, इससे पहले जो था वीरांगना दुर्गावती टाइगर रिजर्व बना था। और मध्य प्रदेश के कुछ रिजर्व दिए हुए हैं, करौली राजस्थान में, गुरु रविदास 56वां था, तमोर पिंगला टाइगर रिजर्व। ठीक है, तर्राता पानी एमपी में है, माधव एमपी में। ये 59 क्रम का है। एनटीसीए जो है घोषणा करता है, दिसंबर 2005 में एनटीसीए की स्थापना हुई थी। पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के मंत्री जो है अभी वर्तमान में भूपेंद्र यादव जी हैं। तो याद रखना, सेंट्रल लेवल में पर्यावरण वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री और अध्यक्ष कौन है? भूपेंद्र यादव। छत्तीसगढ़ के पर्यावरण मंत्री कौन है? आप कमेंट बॉक्स में बताएंगे। ठीक है, आपको पता होना चाहिए छत्तीसगढ़ में कौन है। IQ एयर यानी कि वर्ल्ड एयर क्वालिटी रिपोर्ट 2024 के अनुसार कौन सा भारतीय शहर दुनिया का सबसे पोल्यूटेड शहर बन गया है? तो ऐसा शहर कौन है? बर्नीहाट। वो भी जगह कहाँ है? मेघालय में। तो ये सबसे पोल्यूटेड शहर बन गया है। दुनिया के 20 सबसे प्रदूषित शहरों की सूची में 13 भारत शहर है। हम लोग इसलिए जान जाते हैं पूरे वर्ल्ड में, कचरा फैलाने में, आतंकवाद फैलाने के अगल बगल, भ्रष्टाचार में। ठीक, तो भारत का नाम कहाँ आ गया? देखो, पूरे वर्ल्ड के 20 पॉल्यूटेड शहर में 13 भारत के हैं। ठीक है, मेघालय के असम की सीमा पर स्थित बर्नीहाट शहर में प्रदूषण का उच्च स्तर है। इसमें कारखानों, शराब बनाने वाली भट्टी, लोहा इस्पात संयंत्र से निकलने वाले उत्सर्जन कारण है। ठीक है, 2024 में दुनिया का 5वां सबसे प्रदूषित देश था। पूरे वर्ल्ड में 24 में हम लोग 5वें सबसे प्रदूषित देश थे, जबकि
23 में तो तीसरे नंबर पे थे। ठीक है, देख रहे हो हमारी क्वालिटी। आईक्यू एयर की वर्ल्ड एयर क्वालिटी रिपोर्ट के अनुसार वैश्विक स्तर पर सबसे सबसे प्रदूषित राजधानी कौन सा है? सबसे प्रदूषित राजधानी हमारा इंडिया का नई दिल्ली। ठीक है, इन सब चीजों के लिए तो हम लोग फेमस है। ठीक, अब नई दिल्ली में जानते हो हर साल पोल्यूशन कितना रहता है, सांस लेने में दिक्कत होती है। ठीक है, PM 2.5 तक पहुंच गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, केंद्र सरकार की रिपोर्ट पॉपुलेशन स्टेटस ऑफ रिवर डॉल्फिन्स इन इंडिया 2024 के अनुसार भारत में नदियों की कितनी डॉल्फिन है? तो भारत में ये डॉल्फिन जारी किया है रिपोर्ट पॉपुलेशन स्टेटस ऑफ रिवर डॉल्फिन्स इन इंडिया में, और भारत में अभी तक डॉल्फिन की संख्या है 6327 6327 इतना डॉल्फिन है हमारे, है ना अब तक। रिपोर्ट पॉपुलेशन स्टेटस ऑफ रिवर डॉल्फिन इन इंडिया के अनुसार किस राज्य में सबसे ज्यादा डॉल्फिन है? सबसे ज्यादा डॉल्फिन है यूपी में। ठीक है, गंगा में सबसे ज्यादा है। मार्च 2025 में गुजरात के जामनगर में पशु बचाओ संरक्षण और पुनर्वास केंद्र, जिसका नाम क्या है? वन तारा। वन तारा लिखा गया है, वन तारा है वो, वन तारा। ठीक है, तो वन तारा का उद्घाटन किसने किया? उद्घाटन किया है आपके नरेंद्र मोदी ने। वन तारा फाउंडेशन जियो वाले का है, मोदी अपने अंबानी जी का। ठीक है, इसको उद्घाटन किसने किया? आपके नरेंद्र मोदी जी। ठीक है, ये रिलायंस इंडस्ट्रीज मिलकर तैयार किया गया है, और एक विशाल पशु बचाव और गुफा संरक्षण पुनर्वास केंद्र गुजरात के जामनगर में है। जामनगर रिफाइनरी कॉम्प्लेक्स में ये स्थित है। ठीक है, इस बारे में आप पढ़ सकते हैं, डिटेल दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके, इडुक्की वन्य जीव अभ्यारण्य में 14 नए पक्षी, 15 तितली, 8 ऑर्डोनेट्स मिले, ये किस राज्य में है? और ये है केरल में। ठीक है, इडुक्की वन्य जीव अभ्यारण्य पूछ सकता है कहाँ है, तो केरल में है, वहीं पे मिला है। तो इडुक्की कहाँ है? केरल में, याद रखना। योजना से अगला क्वेश्चन है, किस राज्य सरकार ने पूरे राज्य में ग्राम पंचायत स्तर पर डिजिटल लाइब्रेरी स्थापित करने का निर्णय लिया? तो ऐसा राज्य कौन है? यूपी। यूपी ने अपने ग्राम पंचायत स्तर पर डिजिटल लाइब्रेरी स्थापित करने का घोषणा कर दिया है पंचायत स्तर पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय संगठन से इंडो पैसिफिक ओशन इनिशिएटिव IPOI का नया सदस्य कौन सा देश मार्च 2025 में बना? तो इसका देश का सदस्य बना है न्यूजीलैंड। ठीक है, इंडो पैसिफिक ओशन इनिशिएटिव का नया सदस्य बना है न्यूजीलैंड। ठीक है, अब इंडो पैसिफिक ओशन इनिशिएटिव के बारे में जान लो। इसकी शुरुआत भारत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 4 नवंबर 2019 को की थी, बैंकॉक थाईलैंड में आयोजित ईस्ट एशिया समिट के दौरान किया गया था। 2019 में हुआ था ईस्ट एशिया समिट के दौरान, और ऐसा करने वाले प्रधानमंत्री कौन थे? नरेंद्र मोदी जी। इस पहल का उद्देश्य क्या था? इंडो पैसिफिक, ठीक है, भारत और पैसिफिक ओशन क्षेत्र में समुद्री सहयोग और सुरक्षा को बढ़ावा देना। ठीक है, IPOI के भागीदार देश कौन है? इस साथ है ऑस्ट्रेलिया, जापान, फ्रांस, इंडोनेशिया, थाईलैंड, वियतनाम जैसे प्रमुख देश सक्रिय भागीदार हैं, और इसमें न्यूजीलैंड को इसका सदस्य बनाया गया है मार्च में। ठीक है, विदेश से अगला क्वेश्चन है, संयुक्त राज्य अमेरिका में इनमें से किसे आधिकारिक राष्ट्रीय भाषा घोषित किया गया? तो अमेरिका की राष्ट्रीय भाषा अब कौन हो गई? अंग्रेजी। अंग्रेजी अमेरिका की आधिकारिक राष्ट्रीय भाषा हो गई है। ठीक है, हिंद महासागर के किस द्वीपीय देश के 57वें राष्ट्रीय दिवस के समारोह में PM मोदी शामिल हुए थे अतिथि के रूप में, मुख्य अतिथि, चीफ गेस्ट के रूप में? और ये देश है मॉरिशस। ठीक है, इसे बोलते हैं विश्व का बिहार, बिहार में ज्यादा रहते हैं यहाँ पे। मॉरिशस, मॉरिशस राजधानी है पोर्ट लुइस, राष्ट्रपति है धर्म गोकुल। ठीक है, PM है नवीन राम गुलाम, सब वहां के भारतीय ही हैं मूल के। मुद्रा है मॉरिशस रुपया। ठीक है, तो मोदी जी गए थे। कनाडा के 24वें प्रधानमंत्री पद की शपथ किसने ली थी? और ऐसा करने वाले हैं मार्क कार्नी। मार्क कार्नी, ठीक है, कनाडा के 24वें प्रधानमंत्री, इंपोर्टेंट है। ऑस्ट्रेलिया के नए चांसलर कौन बने हैं? ऑस्ट्रेलिया के नए चांसलर हैं आपके क्रिश्चियन स्टॉकर। ठीक है, क्रिश्चियन स्टॉकर कौन बने हैं? ऑस्ट्रिया के नए चांसलर, ऑस्ट्रेलिया नहीं, ऑस्ट्रिया के नए चांसलर बने हैं क्रिश्चियन स्टॉकर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस पड़ोसी देश में अलगाववादी उग्रवादी समूह ने ट्रेन को हाईजैक कर लिया और बचाव अभियान में सेना के जवान मारे गए? तो ऐसा पाकिस्तान के साथ किया था। मैं तो बोलता हूँ रोज होना चाहिए इन लोग के साथ। ठीक है, अपने ही देश के लोग, इसके बलूचिस्तान वाले ऐसा किए थे ना। पाकिस्तान का एक एरिया है बलूचिस्तान, जिसको नया देश बनाने की घोषणा कर रहे हैं हम लोग। ठीक है, पाकिस्तान के किस अलगाववादी उग्रवादी समूह ने मार्च 25 में ट्रेन को हाईजैक कर बचाव अभियान में सेना के कई जवान मारे गए? तो ऐसा किया था बलूच लिबरेशन आर्मी। उन लोग चाहते हैं कि भारत से जैसे पाकिस्तान से जैसे एक अलग देश हो बलूचिस्तान। ठीक है, तो फ्री ओपन बलूचिस्तान का एक नारा दिए इन लोग। तो बलूच लिबरेशन आर्मी ने ऐसा किया था। अब किस ट्रेन को हाईजैक किया था? उसका ट्रेन का नाम था जाफर एक्सप्रेस। घटना कहाँ है? बलूचिस्तान प्रांत पाकिस्तान की घटना है,
और लगभग 30,000 सैनिक मारे गए हैं। बलूच लिबरेशन आर्मी क्या है? बलूचिस्तान को पाकिस्तान से अलग करने के लिए सशस्त्र संघर्ष करने वाला एक संगठन है। इसे पाकिस्तान ने आतंकी संगठन घोषित कर दिया है। जर्मनी के नए चांसलर कौन है? तो जर्मनी के चांसलर जो थे वो मर्ज हो गए हैं, इसलिए नाम रख दो फ्रेडरिक मर्ज। ठीक है, फ्रेडरिक मर्ज कौन है? जर्मनी के नए चांसलर। उरुग्वे के नए राष्ट्रपति कौन है? उरुग्वे के नए राष्ट्रपति हैं आपके यामांडू ओरेसी। ठीक है, यामांडू ओरेसी। नेक्स्ट क्वेश्चन है ऐतिहासिक स्थल से। यूनेस्को ने किस स्थलों को विश्व धरोहर स्थलों की अस्थायी सूची में शामिल किया, जिसे भारत में इसकी संख्या बढ़कर 62 हो गई? रखना कि विश्व धरोहर स्थल में अब तक कहते हैं भारत में संख्या कितनी हो गई है विश्व धरोहर स्थल में? 62। अब ये कौन कौन स्थल शामिल हुए हैं? कांगेर घाटी राष्ट्रीय उद्यान, मुदुमल, मेगालिथिक मणिहर। ठीक है, मौर्य मार्ग के साथ अशोक शिलालेख, 64 योगिनी मंदिर, उत्तर भारत में गुप्त मंदिर, बुंदेलों के महल, उपरोक्त सभी। तो ये सारे क्या हो गए हैं? शामिल हो गए यूनेस्को के विश्व धरोहर स्थलों की स्थायी सूची में। ठीक है, कांगेर घाटी राष्ट्रीय उद्यान हमारे छत्तीसगढ़ वाला इंपोर्टेंट हो जाता है। मुदुमल मेगालिथिक मणिहर शामिल हो चुका है। मौर्य मार्गों के साथ अशोक शिलालेख शामिल हो चुका है। 64 योगिनी मंदिर शामिल हो चुका है। उत्तर भारत में गुप्त मंदिर शामिल हो चुके हैं। बुंदेलों के महल किले शामिल हो चुके हैं। उपरोक्त सभी ये सारे शेयर शामिल हो चुके हैं। इस जगह पर बढ़ की संख्या कितनी हो गई? 62। हमारे लिए इंपोर्टेंट है कांगेर घाटी राष्ट्रीय उद्यान। आप छत्तीसगढ़ की स्पेस अगर देखें तो अब हमारा शामिल हो चुका है विश्व धरोहर स्थल की स्थायी सूची में। हमारा कांगेर घाटी राष्ट्रीय उद्यान अब नया स्थल शामिल हो चुका है विश्व धरोहर स्थल में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन दिवस से। दिवस से कुछ इंपोर्टेंट दिवस देख लेते हैं। शहीद दिवस 23 मार्च को, जिस दिन भगत सिंह का मनाया जाता है, फांसी हुआ था उस दिन। विश्व निद्रा दिवस, सोने का दिवस है 21 मार्च को। गौरैया दिवस 20 मार्च को। धूम्रपान बीड़ी सिगरेट नहीं पीना है, दूसरा बुधवार को हर साल मनाया जाता है मार्च के। विश्व मौसम विज्ञान दिवस 22 मार्च को। टीबी दिवस 24 मार्च को। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका राष्ट्रीय वन दिवस 21 मार्च को, इंपोर्टेंट है। जल दिवस 22 मार्च को, इंपोर्टेंट है। खुशी दिवस 20 मार्च को। भोक्ता अधिकार दिवस, विश्व भोक्ता अधिकार दिवस 15 मार्च को। गणित दिवस 14 मार्च। महिला दिवस इंपोर्टेंट है 8 मार्च। और वन्य जीव दिवस इंपोर्टेंट है 21 मार्च। इतना कम से कम आपको डेट याद रखना है। इसी के साथ मार्च माह का करंट अफेयर्स यहाँ पे समाप्त हुआ। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो के साथ हम लोग मिलेंगे अप्रैल माह करंट अफेयर के साथ। अभी हाल ही में हमारा सीजीपीएससी प्रीलिम्स टेस्ट सीरीज स्टार्ट हो रहा है। सभी लोग इस टेस्ट सीरीज में शामिल होइए। राज्य का सबसे न्यूनतम शुल्क पर टेस्ट सीरीज स्थापित है। इसका मतलब ये नहीं है कि वो आपके एग्जाम में न्यूनतम मतलब क्वालिटी कमी होगी, क्वालिटी उतना ही रहेगा, बस फीस आपके लिए न्यूनतम रखा गया है ताकि सभी से ज्यादा लोग, गरीब से गरीब लोग शामिल हों। और अभी हाल ही में अभी इंटरव्यू गाइडेंस प्रोग्राम भी शुरू होगा, तो इंटरव्यू गाइडेंस प्रोग्राम में भी आप लोग जब बढ़ चढ़ के हिस्सा लेंगे। इंटरव्यू गाइडेंस प्रोग्राम निःशुल्क है। मिलते हैं तब तक के लिए नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में। जय हिंद, जय भारत, जय छत्तीसगढ़। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो, लाइक, कमेंट, चैनल सब्सक्राइब जरूर करें। आपके लिए सिर्फ यही चार्जेस है और कोई चार्जेस नहीं है, आप इतना तो कर ही सकते हैं। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में, तब तक के लिए जय हिंद, जय छत्तीसगढ़।